अध्याय 6 पाठ 6 सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम न करें। नौकरी की सुरक्षा मेरे पढ़े लिखे पिता के लिए सब कुछ थी। सीखना मेरे अमीर पिता के लिए सब कुछ था। कुछ साल पहले मैंने सिंगापुर के एक अखबार को एक इंटरव्यू दिया था। युवा महिला रिपोर्टर समय पर आई थीं और इंटरव्यू तुरंत शुरू हो गया। हम एक आलीशान होटल की लॉबी में बैठे थे, कॉफी पीते हुए मेरी सिंगापुर यात्रा के उद्देश्य पर चर्चा कर रहे थे। मुझे जिग जिगलर के साथ मंच साझा करना था। वह प्रेरणा पर बोल रहे थे और मैं अमीरों के रहस्य पर बोल रहा था। किसी दिन मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहूंगी, उसने कहा। मैंने उसके द्वारा लिखे कुछ लेख देखे थे और मैं प्रभावित हुआ था। उसकी लेखन शैली सख्त और स्पष्ट थी। उसके लेख पाठकों की रुचि बनाए रखते थे। आपकी लेखन शैली बेहतरीन है, मैंने उत्तर में कहा। आपको अपने सपने को पूरा करने से क्या रोकता है? मेरा काम कहीं नहीं जाता, उसने शांत स्वर में कहा। हर कोई कहता है कि मेरे उपन्यास शानदार हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं अखबार में अपनी नौकरी जारी रखती हूँ। कम से कम इससे बिल तो भर जाते हैं। क्या आपके पास कोई सुझाव है? हाँ, मेरे पास एक सुझाव है, मैंने उत्साह से कहा। मेरा एक दोस्त यहाँ सिंगापुर में एक स्कूल चलाता है जो लोगों को बिक्री सिखाता है। वह सिंगापुर की कई बड़ी कंपनियों के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स कराता है और मुझे लगता है कि उसके एक कोर्स में शामिल होना आपके करियर को बहुत बढ़ावा देगा। वह सख्त हो गईं। क्या आप कह रहे हैं कि मुझे स्कूल जाना चाहिए और बिक्री करना सीखना चाहिए? मैंने सिर हिलाया। आप मजाक कर रहे हैं ना? फिर से मैंने सिर हिलाया। इसमें क्या गलत है? अब मैं अपने कदम पीछे खींच रहा था। वह किसी बात से नाराज थीं और अब मैं सोच रहा था कि काश मैंने कुछ न कहा होता। मदद करने के प्रयास में मैं अपनी सलाह का बचाव कर रहा था। मेरे पास अंग्रेजी साहित्य में मास्टर डिग्री है। मैं स्कूल इसीलिए गई थी ताकि मुझे एक पेशेवर के रूप में प्रशिक्षित किया जा सके और मुझे कभी सेल्स पर्सन न बनना पड़े। मुझे सेल्स पर्सन से नफरत है। उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए होते हैं। तो बताइए, मुझे सेल्स क्यों सीखना चाहिए? वह अपना ब्रीफकेस पैक कर रही थीं। साक्षात्कार समाप्त हो चुका था। कॉफी टेबल पर मेरी एक पहले की बेस्ट सेलिंग किताब की एक प्रति पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और साथ ही उसके लीगल पैड पर जो नोट्स उसने लिखे थे उनकी तरफ इशारा किया। क्या आप इसे देख रही हैं? मैंने उसके नोट्स की ओर इशारा करते हुए कहा। उसने नीचे अपने नोट्स की तरफ देखा। क्या? उसने उलझन में कहा। मैंने फिर से जानबूझकर उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसके पैड पर लिखा था, रॉबर्ट कियोसाकी, बेस्ट सेलिंग लेखक। यहाँ लिखा है बेस्ट सेलिंग लेखक, न कि सर्वश्रेष्ठ लेखक, मैंने धीरे से कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मैं एक भयानक लेखक हूँ, मैंने कहा। आप एक बेहतरीन लेखक हैं। मैं बिक्री स्कूल गया था। आपके पास मास्टर डिग्री है। इन्हें एक साथ मिलाएं और आपको एक बेस्ट सेलिंग लेखक और एक सर्वश्रेष्ठ लेखक मिलता है। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। मैं कभी इतना नीचे नहीं गिरूंगी कि सेल्स सीखूं। आप जैसे लोगों को लिखने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पेशेवर रूप से प्रशिक्षित लेखक हूं और आप एक सेल्समैन हैं। यह उचित नहीं है, उसने गुस्से में कहा। उसने अपने बाकी नोट्स रख लिए और जल्दी से बड़ी कांच की दरवाजों से बाहर उमस भरी सिंगापुर की सुबह में चली गईं। कम से कम अगले दिन उसने मुझे एक ईमानदार और सकारात्मक समीक्षा दी। दुनिया में स्मार्ट, प्रतिभाशाली, शिक्षित और कुशल लोगों की कोई कमी नहीं है। हम हर दिन उनसे मिलते हैं। वे हमारे चारों ओर हैं। कुछ दिन पहले मेरी कार ठीक से नहीं चल रही थी। मैंने एक गैरेज में गाड़ी खड़ी की और युवा मैकेनिक ने उसे कुछ ही मिनटों में ठीक कर दिया। उसने सिर्फ इंजन की आवाज सुनकर पता लगा लिया कि क्या गड़बड़ थी। मैं हैरान था। मैं हमेशा इस बात से हैरान रहता हूं कि कितने कम प्रतिभाशाली लोग कमाते हैं।
मैंने ऐसे प्रतिभाशाली और उच्च शिक्षित लोगों से मुलाकात की है जो सालाना $20,000 से भी कम कमाते हैं। एक बिजनेस कंसल्टेंट जो मेडिकल व्यवसाय में विशेषज्ञ है मुझे बता रहा था कि कितने डॉक्टर, डेंटिस्ट और चिरोप्रैक्टर आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं। इतने समय तक मैं यही सोचता था कि जब वे स्नातक होंगे तो उनकी आय बढ़ जाएगी। इसी बिजनेस कंसल्टेंट ने मुझे यह वाक्यांश दिया, वे महान धन से सिर्फ एक कौशल दूर हैं। इस वाक्य का मतलब है कि ज्यादातर लोगों को केवल एक नया कौशल सीखने और उसमें महारत हासिल करने की जरूरत है और उनकी आय काफी हद तक बढ़ जाएगी। मैंने पहले भी कहा है कि वित्तीय बुद्धिमत्ता अकाउंटिंग, निवेश, मार्केटिंग और कानून का तालमेल है। इन 4 तकनीकी कौशलों को मिलाकर पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं है जितना ज्यादातर लोग सोचते हैं। जब बात पैसे की आती है तो ज्यादातर लोग केवल कड़ी मेहनत करना जानते हैं। कौशलों के तालमेल का एक आदर्श उदाहरण वह युवा लेखिका थी जो अखबार के लिए लिखती थी। अगर वह गंभीरता से बिक्री और मार्केटिंग के कौशल सीखती तो उसकी आय में नाटकीय वृद्धि होती। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं विज्ञापन, कॉपीराइटिंग और बिक्री के कुछ पाठ्यक्रम करता। फिर अखबार में काम करने के बजाय मैं किसी विज्ञापन एजेंसी में नौकरी ढूंढता। भले ही इससे वेतन में कटौती होती, लेकिन वह यह सीखती कि सफल विज्ञापन में किस तरह से शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। वह साथ ही जनसंपर्क सीखने में भी समय लगाती, जो एक महत्वपूर्ण कौशल है। वह यह सीखती कि मुफ्त में लाखों की पब्लिसिटी कैसे प्राप्त की जाती है। फिर रात में और सप्ताहांतों में वह अपना महान उपन्यास लिख सकती थी। जब वह उपन्यास पूरा हो जाता तो वह अपनी किताब को बेहतर तरीके से बेचने में सक्षम होती। फिर थोड़े समय में वह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बन सकती थी। जब मैंने अपनी पहली किताब इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल निकाली तो एक प्रकाशक ने मुझे सुझाव दिया कि मैं इसका शीर्षक बदलकर द इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन कर दूं। मैंने प्रकाशक से कहा कि इस शीर्षक के साथ मैं केवल 2 किताबें बेच पाऊंगा, एक अपने परिवार को और एक अपने सबसे अच्छे दोस्त को। समस्या यह थी कि वे इसे मुफ्त में मांगते। विवादास्पद शीर्षक इफ यू वांट टू बी रिच एंड हैप्पी डोंट गो टू स्कूल इसलिए चुना गया था क्योंकि हमें पता था कि इससे हमें बहुत सारी पब्लिसिटी मिलेगी। मैं शिक्षा समर्थक हूं और शिक्षा सुधार में विश्वास करता हूं। अगर मैं शिक्षा समर्थक न होता तो मैं हमारे पुराने शिक्षण तंत्र को बदलने के लिए क्यों जोर देता। इसलिए मैंने एक ऐसा शीर्षक चुना जिससे मैं अधिक टीवी और रेडियो शो में आ सकूं, केवल इसलिए क्योंकि मैं विवादास्पद होने को तैयार था। कई लोगों ने सोचा कि मैं पागल हूं, लेकिन किताब बिकती रही और बिकती रही। जब मैंने 1969 में यूएस मर्चेंट मरीन अकादमी से स्नातक किया तो मेरे शिक्षित पिता बहुत खुश थे। स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया ने मुझे अपने तेल टैंकर बेड़े में तीसरे सहायक के रूप में काम पर रखा था। वेतन मेरे सहपाठियों की तुलना में कम था, लेकिन कॉलेज के बाद यह मेरी पहली असली नौकरी के लिए ठीक ठाक था। मेरा प्रारंभिक वेतन ओवरटाइम सहित लगभग $42,000 प्रति वर्ष था और मुझे केवल 7 महीने काम करना था। मुझे 5 महीने की छुट्टी मिलती थी। अगर मैं चाहता तो वियतनाम के लिए एक सहायक शिपिंग कंपनी के साथ काम कर सकता था और अपनी तनख्वाह को आसानी से दोगुना कर सकता था, बजाय 5 महीने की छुट्टी लेने के। मेरे पास एक शानदार करियर था। फिर भी मैंने कंपनी के साथ 6 महीने के बाद इस्तीफा दे दिया और मरीन कॉर्प्स में शामिल हो गया ताकि उड़ान सीख सकूं। मेरे शिक्षित पिता तबाह हो गए। अमीर पिता ने मुझे बधाई दी। स्कूल और कार्यस्थल में लोकप्रिय राय विशेषज्ञता के विचार को बढ़ावा देती है, यानी अधिक पैसा कमाने या पदोन्नत होने के लिए आपको किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। यही कारण है कि मेडिकल डॉक्टर तुरंत किसी विशेषता की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि आर्थोपेडिक्स या बाल चिकित्सा। यही बात अकाउंटेंट्स, आर्किटेक्ट्स, वकीलों, पायलटों और अन्य पेशेवरों के लिए भी सच है। मेरे शिक्षित पिता भी इसी मान्यता में विश्वास करते थे।
इसलिए वह तब रोमांचित हुए जब उन्होंने अंततः अपनी डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। वह अक्सर स्वीकार करते थे कि स्कूल उन लोगों को पुरस्कृत करते हैं जो कम से कम के बारे में अधिक से अधिक अध्ययन करते हैं। अमीर पिता ने मुझे बिल्कुल विपरीत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनका सुझाव था, तुम्हें बहुत सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए। यही कारण है कि मैंने वर्षों तक उनकी कंपनियों के विभिन्न क्षेत्रों में काम किया। कुछ समय के लिए मैंने उनकी लेखा विभाग में काम किया। हालांकि मैं शायद कभी एक अकाउंटेंट नहीं बन पाता, लेकिन वह चाहते थे कि मैं धीरे धीरे सीखूं। अमीर पिता जानते थे कि मैं भाषा और यह समझ लूंगा कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। मैंने बस बॉय और निर्माण श्रमिक के रूप में भी काम किया, साथ ही बिक्री, आरक्षण और मार्केटिंग में भी वह माइक और मुझे तैयार कर रहे थे। इसलिए उन्होंने हमसे जोर देकर कहा कि हम उनके बैंकरों, वकीलों, अकाउंटेंट्स और दलालों के साथ बैठकों में हिस्सा लें। वह चाहते थे कि हम उनके साम्राज्य के हर पहलू के बारे में थोड़ा थोड़ा जानें। जब मैंने स्टैंडर्ड ऑयल की अपनी उच्च वेतन वाली नौकरी छोड़ दी, तो मेरे शिक्षित पिता ने मुझसे एक गंभीर बातचीत की। वह स्तब्ध थे। वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि मैंने उस करियर से इस्तीफा क्यों दे दिया, जो उच्च वेतन, बेहतरीन लाभ, बहुत छुट्टियां और पदोन्नति के अवसर प्रदान कर रहा था। जब एक शाम उन्होंने मुझसे पूछा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ी, तो मैं उन्हें समझा नहीं पाया। हालांकि मैंने पूरी कोशिश की, मेरी तर्कशक्ति उनके तर्क से मेल नहीं खा रही थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मेरी तर्कशक्ति मेरे अमीर पिता की तर्कशक्ति थी। नौकरी की सुरक्षा मेरे शिक्षित पिता के लिए सब कुछ थी, सीखना मेरे अमीर पिता के लिए सब कुछ था। मेरे शिक्षित पिता को लगा कि मैं स्कूल जहाज अधिकारी बनने के लिए गया था, जबकि अमीर पिता जानते थे कि मैं स्कूल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन करने गया था। इसलिए एक छात्र के रूप में मैंने बड़े मालवाहक जहाजों, तेल टैंकरों और यात्री जहाजों को फार ईस्ट और साउथ पैसिफिक तक नेविगेट किया। अमीर पिता ने जोर दिया कि मुझे यूरोप के बजाय प्रशांत क्षेत्र में ही रहना चाहिए, क्योंकि वह जानते थे कि उभरते हुए राष्ट्र एशिया में थे, न कि यूरोप में। जब मेरे अधिकांश सहपाठी, जिनमें माइक भी शामिल था, अपने फ्रेटर्निटी हाउस में पार्टी कर रहे थे, मैं व्यापार लोग, व्यापार शैलियों और जापान, ताइवान, थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, वियतनाम, कोरिया, ताहिती, समोआ और फिलीपींस की संस्कृतियों का अध्ययन कर रहा था। मैं भी पार्टी कर रहा था, लेकिन यह किसी फ्रेटर्निटी हाउस में नहीं था। मैं तेजी से परिपक्व हो रहा था। मेरे शिक्षित पिता यह समझ नहीं पा रहे थे कि मैंने नौकरी क्यों छोड़ी और मरीन कॉर्प्स में क्यों शामिल हो गया। मैंने उन्हें बताया कि मैं उड़ान सीखना चाहता था, लेकिन वास्तव में मैं सैनिकों का नेतृत्व करना सीखना चाहता था। अमीर पिता ने मुझे समझाया कि किसी कंपनी को चलाने का सबसे कठिन हिस्सा लोगों का प्रबंधन करना होता है। उन्होंने सेना में 3 साल बिताए थे। मेरे शिक्षित पिता ड्राफ्ट से मुक्त थे। अमीर पिता लोगों को खतरनाक स्थितियों में नेतृत्व करना सीखने को बहुत महत्व देते थे। उन्होंने कहा, तुम्हें अगला जो कौशल सीखना चाहिए वह नेतृत्व है। अगर तुम अच्छे नेता नहीं हो तो तुम्हें पीछे से गोली मार दी जाएगी, जैसे व्यापार में होता है। 1973 में वियतनाम से लौटने के बाद मैंने अपनी कमीशन से इस्तीफा दे दिया। हालांकि मुझे उड़ान भरने का बहुत शौक था। मैंने जेरोक्स कॉर्प में नौकरी पाई। मैं वहां एक ही कारण से शामिल हुआ, और वह लाभ के लिए नहीं था। मैं स्वभाव से शर्मीला व्यक्ति था, और बिक्री का विचार मुझे दुनिया में सबसे डरावना विषय लगता था। जेरोक्स के पास अमेरिका में सबसे अच्छे बिक्री प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से एक था। अमीर पिता मुझ पर गर्व कर रहे थे। मेरे शिक्षित पिता शर्मिंदा थे। एक बौद्धिक व्यक्ति होने के नाते उन्हें लगता था कि सेल्स पर्सन उनसे कमतर होते हैं। मैंने जेरोक्स के साथ 4 साल तक काम किया, जब तक कि मैंने दरवाजा खटखटाने और अस्वीकृति का सामना करने के अपने डर को दूर नहीं कर लिया। एक बार जब मैं लगातार बिक्री में शीर्ष 5 में रहने लगा, तो मैंने फिर से इस्तीफा दे दिया और एक और बेहतरीन करियर और उत्कृष्ट कंपनी को पीछे छोड़ दिया।
1977 में मैंने अपनी पहली कंपनी स्थापित की। अमीर पिता ने माइक और मुझे कंपनियों को संभालने के लिए तैयार किया था। अब मुझे कंपनियां स्थापित करना और उन्हें संगठित करना सीखना था। मेरा पहला उत्पादन नायलॉन और वेलक्रो वॉलेट फार ईस्ट में निर्मित हुआ था और न्यूयॉर्क के एक गोदाम में भेजा गया था, जहां मैं स्कूल गया था। मेरी औपचारिक शिक्षा पूरी हो चुकी थी और अब मेरे पंखों को परखने का समय आ गया था। अगर मैं असफल होता तो मैं दिवालिया हो जाता। अमीर पिता ने सोचा कि 30 साल की उम्र से पहले दिवालिया होना सबसे अच्छा है। उनका सलाह था, तुम्हारे पास अभी भी उबरने का समय है। मेरे 30वें जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मेरी पहली शिपमेंट कोरिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुई। आज भी मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करता हूं और जैसा कि मेरे अमीर पिता ने मुझे प्रोत्साहित किया था, मैं उभरते हुए राष्ट्रों की तलाश करता रहता हूं। आज मेरी निवेश कंपनी दक्षिण अमेरिकी और एशियाई देशों में निवेश करती है, साथ ही नॉर्वे और रूस में भी। एक पुरानी कहावत है, नौकरी एक संक्षिप्त रूप है, जस्ट ओवर ब्रोक, बस दिवालिया होने से बचने के लिए। दुर्भाग्य से मैं कहूंगा कि यह लाखों लोगों पर लागू होती है, क्योंकि स्कूल वित्तीय बुद्धिमत्ता को बुद्धिमत्ता नहीं मानता। ज्यादातर कर्मचारी अपनी सीमित आय में जीते हैं। वे काम करते हैं और बिलों का भुगतान करते हैं। एक और भयानक प्रबंधन सिद्धांत है जो कहता है, कर्मचारी इतना कड़ी मेहनत करते हैं कि उन्हें नौकरी से निकाला न जाए, और मालिक उतना ही भुगतान करते हैं ताकि कर्मचारी नौकरी न छोड़े। और अगर आप ज्यादातर कंपनियों के वेतनमानों को देखते हैं तो मैं कहूंगा कि इस कथन में कुछ सच्चाई है। इसका परिणाम यह है कि ज्यादातर कर्मचारी कभी आगे नहीं बढ़ पाते। वे वही करते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। एक सुरक्षित नौकरी प्राप्त करो। अधिकांश कर्मचारी वेतन और लाभ के लिए काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो उन्हें अल्पकालिक में पुरस्कृत करते हैं, लेकिन दीर्घकालिक में अक्सर विनाशकारी साबित होते हैं। इसके बजाय मैं युवाओं को सलाह देता हूं कि वे इस बात पर ध्यान दें कि वे क्या सीखेंगे, न कि इस पर कि वे कितना कमाएंगे। किसी विशेष पेशे को चुनने से पहले और रैट रेस में फंसने से पहले यह देखें कि वे कौन से कौशल हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब लोग जीवन भर के बिल भरने की प्रक्रिया में फंस जाते हैं तो वे उन छोटे हमस्टरों की तरह हो जाते हैं जो उन धातु के पहियों में दौड़ते रहते हैं। उनके छोटे छोटे पैर तेजी से घूम रहे होते हैं, पहिया तेजी से घूम रहा होता है, लेकिन अगले दिन सुबह आते ही वे फिर से उसी पिंजरे में होते हैं। शानदार नौकरी फिल्म जेरी मैगवायर, जिसमें टॉम क्रूज ने अभिनय किया है, में कई बेहतरीन डायलॉग्स हैं। शायद सबसे यादगार डायलॉग है, पैसे दिखाओ, शो मी द मनी। लेकिन एक डायलॉग है जिसे मैंने सबसे सच्चा माना। वह उस दृश्य में आता है जब टॉम क्रूज कंपनी छोड़ रहा होता है। उसे अभी अभी नौकरी से निकाला गया है और वह पूरी कंपनी से पूछ रहा होता है, कौन मेरे साथ आना चाहता है। और पूरी जगह शांत और जमी हुई है। केवल एक महिला बोलती है और कहती है, मैं आना चाहती हूँ, लेकिन 3 महीनों में मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। यह डायलॉग शायद पूरी फिल्म का सबसे सच्चा बयान है। यह वही प्रकार का बयान है जिसका उपयोग लोग खुद को व्यस्त रखने के लिए करते हैं, बस बिल भरने के लिए काम करते रहते हैं। मुझे याद है कि मेरे शिक्षित पिता हर साल अपने वेतन वृद्धि की उम्मीद करते थे और हर साल वे निराश होते थे। फिर वे और अधिक योग्यताएं अर्जित करने के लिए वापस स्कूल जाते ताकि वेतन में फिर से वृद्धि मिल सके। फिर एक बार फिर निराशा होती। मैं अक्सर लोगों से यह सवाल पूछता हूँ, आपकी यह रोजमर्रा की गतिविधि आपको कहाँ ले जा रही है? बिल्कुल उस छोटे हमस्टर की तरह मैं सोचता हूँ कि क्या लोग यह देखते हैं कि उनकी कड़ी मेहनत उन्हें कहाँ ले जा रही है, भविष्य में उनके लिए क्या है। क्रेग एस कार्पेल ने अपनी किताब द रिटायरमेंट मिथ में लिखा है, मैं एक प्रमुख राष्ट्रीय पेंशन परामर्श फर्म के मुख्यालय गया और एक प्रबंध निदेशक से मिला जो शीर्ष प्रबंधन के लिए शानदार रिटायरमेंट योजनाएं तैयार करने में माहिर हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि जिन लोगों के पास कॉर्नर ऑफिस नहीं है
वे पेंशन आय के रूप में क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो उन्होंने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा, द सिल्वर बुलेट। सिल्वर बुलेट क्या है? मैंने पूछा। उसने कंधे उचकाए और कहा, अगर बेबी बूमर्स को पता चलता है कि उनके पास बुढ़ापे में जीने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, तो वे हमेशा अपने दिमाग उड़ाकर समस्या हल कर सकते हैं। कार्पेल फिर पुराने डिफाइंड बेनिफिट रिटायरमेंट प्लान्स और नए 401 के प्लान्स के बीच का अंतर समझाते हैं, जो अधिक जोखिम भरे हैं। यह अधिकतर आज काम कर रहे लोगों के लिए सुंदर तस्वीर नहीं है, और यह तो सिर्फ रिटायरमेंट के लिए है। इसमें मेडिकल खर्च और दीर्घकालिक नर्सिंग होम देखभाल को जोड़ दें तो तस्वीर डरावनी हो जाती है। पहले से ही समाजवादी चिकित्सा व्यवस्था वाले कई देशों में अस्पतालों को कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, जैसे कौन जिएगा और कौन मरेगा। वे फैसले केवल इस पर आधारित होते हैं कि उनके पास कितना पैसा है और मरीज कितनी उम्र के हैं। अगर मरीज बूढ़ा है तो वे अक्सर चिकित्सा सेवा किसी युवा व्यक्ति को दे देंगे। बूढ़े गरीब मरीज को लाइन में सबसे पीछे रखा जाता है, जैसे कि अमीर लोग बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अमीर खुद को जिंदा भी रख सकेंगे, जबकि जिनके पास कम संपत्ति है वे मर जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ, क्या कामगार भविष्य की ओर देख रहे हैं या सिर्फ अपनी अगली पगार तक? कभी यह नहीं सोचते कि वे कहाँ जा रहे हैं। जब मैं ऐसे वयस्कों से बात करता हूं जो अधिक पैसे कमाना चाहते हैं, तो मैं हमेशा एक ही सलाह देता हूं। मैं उन्हें उनके जीवन का दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव देता हूं, केवल पैसे और सुरक्षा के लिए काम करने के बजाय, जो कि मैं मानता हूं महत्वपूर्ण है। मैं उन्हें एक दूसरी नौकरी लेने का सुझाव देता हूं जो उन्हें एक दूसरी कुशलता सिखाए। अक्सर मैं उन्हें नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ने की सलाह देता हूं, जिसे मल्टीलेवल मार्केटिंग भी कहते हैं, अगर वे बिक्री कुशलता सीखना चाहते हैं। इनमें से कुछ कंपनियों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं जो लोगों को असफलता और अस्वीकृति के डर को दूर करने में मदद करते हैं, जो असफलता के मुख्य कारण हैं। दीर्घकाल में शिक्षा पैसे से अधिक मूल्यवान होती है। जब मैं यह सुझाव देता हूं, तो मुझे अक्सर यह सुनने को मिलता है, ओह, यह बहुत परेशानी भरा है, या मैं केवल वही करना चाहता हूं जिसमें मेरी रुचि हो। अगर वे कहते हैं, यह बहुत परेशानी भरा है, तो मैं पूछता हूं, तो आप पूरी जिंदगी काम करना चाहेंगे और अपनी कमाई का 50% सरकार को देंगे? अगर वे कहते हैं, मैं केवल वही करता हूं जिसमें मेरी रुचि है, तो मैं कहता हूं, मुझे जिम जाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं जाता हूं क्योंकि मैं बेहतर महसूस करना और लंबा जीना चाहता हूं। दुर्भाग्य से इसमें कुछ सच्चाई है कि पुराने कुत्ते को नए तरीके नहीं सिखा सकते। जब तक कोई व्यक्ति बदलने का आदी नहीं होता, उसके लिए बदलना कठिन होता है। लेकिन आप में से जो कुछ नया सीखने के विचार पर असमंजस में हैं, उनके लिए मैं यह प्रोत्साहन का शब्द कहना चाहूंगा। जीवन बहुत हद तक जिम जाने जैसा है। सबसे दर्दनाक हिस्सा होता है जाने का निर्णय लेना। एक बार जब आप इसे पार कर लेते हैं, तो यह आसान हो जाता है। कई दिन ऐसे होते हैं जब मैं जिम जाने से डरता हूँ, लेकिन एक बार जब मैं वहां होता हूँ और हरकत में आ जाता हूँ, तो यह आनंददायक होता है। वर्कआउट खत्म होने के बाद मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैंने खुद को वहां जाने के लिए मना लिया। यदि आप कुछ नया सीखने के लिए काम करने को तैयार नहीं हैं और इसके बजाय अपने क्षेत्र में अत्यधिक विशेषज्ञता प्राप्त करने पर जोर देते हैं, तो सुनिश्चित करें कि जिस कंपनी में आप काम करते हैं वह यूनियनाइज्ड हो। श्रमिक संघ विशेषज्ञों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। मेरे शिक्षित पिता जब राज्यपाल से पद से हट गए, तो हवाई में शिक्षकों की यूनियन के प्रमुख बन गए। उन्होंने मुझे बताया कि यह उनकी अब तक की सबसे कठिन नौकरी थी। दूसरी ओर मेरे अमीर पिता ने अपनी जिंदगी अपनी कंपनियों को यूनियन बनने से रोकने में लगा दी। वे सफल रहे। यूनियनों ने करीब आने की कोशिश की, लेकिन अमीर पिता हमेशा उन्हें दूर रखने में सफल रहे। व्यक्तिगत रूप से मैं किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करता, क्योंकि मैं दोनों पक्षों की आवश्यकता और लाभ को देख सकता हूं।
यदि आप स्कूल के सुझाव के अनुसार करते हैं तो अत्यधिक विशेषज्ञता प्राप्त करें, फिर यूनियन सुरक्षा की तलाश करें। उदाहरण के लिए, अगर मैंने अपनी उड़ान के करियर को जारी रखा होता तो मैं ऐसी कंपनी की तलाश करता जिसमें एक मजबूत पायलट यूनियन होती। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी का समर्पण एक ऐसे कौशल को सीखने में होता जो केवल एक उद्योग में ही मूल्यवान होता। अगर मुझे उस उद्योग से बाहर कर दिया जाता तो मेरे जीवन के कौशल दूसरे उद्योग के लिए उतने मूल्यवान नहीं होते। एक वरिष्ठ पायलट जिसके पास 1 लाख घंटे का भारी एयरलाइन परिवहन का अनुभव हो और जो प्रति वर्ष $1,50,000 कमा रहा हो, को स्कूल में पढ़ाने के लिए एक समान उच्च भुगतान वाली नौकरी ढूंढने में कठिनाई होती। कौशल जरूरी नहीं कि एक उद्योग से दूसरे उद्योग में स्थानांतरित हो जाए। एयरलाइन उद्योग में जिन कौशलों के लिए पायलटों को भुगतान किया जाता है, वे, मान लें, स्कूल प्रणाली में उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। आज के डॉक्टरों के लिए भी यही सच है। चिकित्सा क्षेत्र में हो रहे सभी बदलावों के साथ कई चिकित्सा विशेषज्ञों को HMO, हेल्थ मेंटेनेंस ऑर्गेनाइजेशन जैसे चिकित्सा संगठनों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है। स्कूल शिक्षक निश्चित रूप से यूनियन के सदस्य होने चाहिए। आज अमेरिका में शिक्षकों का संघ सबसे बड़ा और सबसे धनी श्रमिक संघ है। NEA यानी नेशनल एजुकेशन एसोसिएशन के पास जबरदस्त राजनीतिक प्रभाव है। शिक्षकों को अपने संघ की सुरक्षा की जरूरत है क्योंकि उनके कौशल शिक्षा के बाहर किसी अन्य उद्योग में सीमित मूल्य रखते हैं। इसलिए एक सामान्य नियम है, अत्यधिक विशेषज्ञ बने, फिर यूनियन में शामिल हो जाएं। यह समझदारी की बात है। जब मैं अपनी कक्षा से पूछता हूँ, आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड्स से बेहतर बर्गर बना सकते हैं, तो लगभग सभी छात्र हाथ उठाते हैं। फिर मैं पूछता हूँ, तो अगर आप में से अधिकतर लोग बेहतर बर्गर बना सकते हैं, तो मैकडॉनल्ड्स आपसे अधिक पैसा क्यों कमाता है? उत्तर स्पष्ट है, मैकडॉनल्ड्स अपने व्यवसाय प्रणाली में उत्कृष्ट है। इतने सारे प्रतिभाशाली लोग गरीब हैं क्योंकि वे एक बेहतर बर्गर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं और व्यापार प्रणालियों के बारे में बहुत कम या कुछ भी नहीं जानते। हवाई में मेरा एक दोस्त एक बेहतरीन कलाकार है। वह अच्छी खासी रकम कमाता है। एक दिन उसकी माँ के वकील ने उसे फोन करके बताया कि उसने उसे $35,000 छोड़े हैं। यह उसकी संपत्ति का वह हिस्सा था जो वकील और सरकार की हिस्सेदारी लेने के बाद बचा था। तुरंत उसने इस पैसे के कुछ हिस्से का उपयोग करके अपने व्यवसाय को बढ़ाने का अवसर देखा। 2 महीने बाद उसकी पहली 4 रंग वाली पूरी पृष्ठ की विज्ञापन एक महंगे पत्रिका में छपी जो बहुत अमीर लोगों को लक्षित करती थी। विज्ञापन 3 महीने तक चला। उसे इस विज्ञापन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली और उसकी सारी विरासत अब समाप्त हो चुकी है। अब वह पत्रिका पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर मुकदमा करना चाहता है। यह एक सामान्य उदाहरण है किसी ऐसे व्यक्ति का जो एक सुंदर बर्गर बना सकता है लेकिन व्यवसाय के बारे में बहुत कम जानता है। जब मैंने उससे पूछा कि उसने क्या सीखा, तो उसका एकमात्र जवाब था, विज्ञापन विक्रेता धोखेबाज होते हैं। फिर मैंने उससे पूछा कि क्या वह बिक्री और डायरेक्ट मार्केटिंग का कोर्स लेने को तैयार है। उसका जवाब था, मेरे पास समय नहीं है और मैं अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहता। दुनिया प्रतिभाशाली गरीब लोगों से भरी हुई है। बहुत बार वे गरीब होते हैं या आर्थिक रूप से संघर्ष करते हैं या अपनी क्षमता से कम कमाते हैं, न कि इसलिए कि वे क्या जानते हैं बल्कि इसलिए कि वे क्या नहीं जानते। वे एक बेहतर बर्गर बनाने के अपने कौशल को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि बर्गर को बेचने और डिलीवर करने के कौशल पर ध्यान दें। शायद मैकडॉनल्ड्स सबसे अच्छा बर्गर नहीं बनाता है, लेकिन वे एक साधारण औसत बर्गर को बेचने और डिलीवर करने में सबसे अच्छे हैं। गरीब पिता चाहते थे कि मैं विशेषज्ञता हासिल करूं। उनके अनुसार अधिक वेतन पाने का यही तरीका था। यहाँ तक कि जब हवाई के गवर्नर ने उन्हें राज्य सरकार में काम करने से मना कर दिया, तब भी मेरे शिक्षित पिता मुझे विशेषज्ञता हासिल करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे।
शिक्षित पिता ने फिर शिक्षकों के संघ का समर्थन करना शुरू कर दिया। इन अत्यधिक कुशल और शिक्षित पेशेवरों के लिए और अधिक सुरक्षा और लाभ के लिए अभियान चलाया। हम अक्सर बहस करते थे, लेकिन मुझे पता है कि उन्होंने कभी यह नहीं माना कि अत्यधिक विशेषज्ञता ही यूनियन सुरक्षा की आवश्यकता का कारण है। वे कभी नहीं समझ पाए कि जितना अधिक आप विशेषज्ञता हासिल करते हैं, उतना ही अधिक आप उस विशेषता में फंस जाते हैं और उस पर निर्भर हो जाते हैं। अमीर पिता ने माइक और मुझे सलाह दी कि हम खुद को तैयार करें। कई कॉरपोरेशन भी ऐसा ही करते हैं। वे एक युवा होनहार छात्र को ढूंढते हैं जो अभी अभी बिजनेस स्कूल से निकला हो और उसे कंपनी का प्रभार लेने के लिए तैयार करना शुरू करते हैं। इसलिए ये होनहार युवा कर्मचारी किसी एक विभाग में विशेषज्ञता प्राप्त नहीं करते हैं। उन्हें व्यापार प्रणाली के सभी पहलुओं को सीखने के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित किया जाता है। अमीर अक्सर अपने बच्चों या अन्य लोगों के बच्चों को तैयार करते हैं। ऐसा करके उनके बच्चों को व्यवसाय के संचालन और विभिन्न विभागों के आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इसका संपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की पीढ़ी के लिए कंपनी से कंपनी बदलना गलत माना जाता था। आज इसे समझदारी माना जाता है, चूंकि लोग एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करते हैं, बजाय अपनी कौशल में अधिक विशेषज्ञता प्राप्त करने के। क्यों न कमाई की बजाय सीखने का लक्ष्य रखा जाए। अल्पकाल में इससे आपको कम कमाई हो सकती है, लेकिन दीर्घकाल में इसका लाभ मिलेगा। सफलता के लिए आवश्यक मुख्य प्रबंधन कौशल हैं। 1. नकदी प्रवाह का प्रबंधन। 2. प्रणालियों का प्रबंधन। 3. लोगों का प्रबंधन। सबसे महत्वपूर्ण विशेष कौशल हैं बिक्री और मार्केटिंग। बेचने की क्षमता, दूसरे व्यक्ति से संवाद करने की क्षमता, चाहे वह ग्राहक हो, कर्मचारी, बॉस, जीवन साथी या बच्चा, व्यक्तिगत सफलता का आधारभूत कौशल है। संचार कौशल जैसे लेखन, बोलना और वार्ता करना सफलता भरे जीवन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये वे कौशल हैं जिन पर मैं लगातार काम करता हूँ, पाठ्यक्रमों में भाग लेकर या शैक्षिक संसाधन खरीदकर अपनी जानकारी को बढ़ाता हूँ। जैसा कि मैंने उल्लेख किया है, मेरे शिक्षित पिता जितने अधिक कुशल होते गए, उन्होंने उतना ही कठिन काम किया। साथ ही जितना अधिक वे विशेषज्ञ बने, उतने ही अधिक वे फंसते गए। यद्यपि उनका वेतन बढ़ता गया, उनके विकल्प कम होते गए। सरकारी काम से बाहर होने के तुरंत बाद उन्हें पता चला कि वे पेशेवर रूप से कितने असुरक्षित थे। यह ठीक वैसा ही है जैसे पेशेवर एथलीट जो अचानक घायल हो जाते हैं या खेलने के लिए बहुत बूढ़े हो जाते हैं। उनकी एक बार की उच्च भुगतान वाली स्थिति चली जाती है और उनके पास वापसी के लिए सीमित कौशल होते हैं। मुझे लगता है कि यही कारण है कि मेरे शिक्षित पिता बाद में यूनियनों का इतना समर्थन करने लगे। उन्होंने महसूस किया कि यूनियन से उन्हें कितना लाभ होता। अमीर पिता ने माइक और मुझे सलाह दी कि हम थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ जानें। उन्होंने हमें उन लोगों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जो हमसे अधिक बुद्धिमान थे और ऐसे स्मार्ट लोगों को एक टीम के रूप में काम करने के लिए साथ लाने के लिए कहा। आज इसे पेशेवर विशेषज्ञताओं का एक तालमेल कहा जाएगा। आज मैं पूर्व शिक्षकों से मिलता हूं जो सालाना लाखों रुपए कमा रहे हैं। वे इतनी कमाई इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ कौशल के साथ साथ अन्य कौशल भी हैं। वे पढ़ा सकते हैं, साथ ही बेच और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। मुझे अन्य किसी भी कौशल से अधिक महत्वपूर्ण कोई कौशल नहीं लगता है जितना कि बेचना और मार्केटिंग करना। बेचने और मार्केटिंग के कौशल अधिकतर लोगों के लिए कठिन होते हैं, मुख्यतः अस्वीकृति के डर के कारण। जितना बेहतर आप संवाद, वार्ता और अस्वीकृति के डर को संभालने में होते हैं, जीवन उतना ही आसान हो जाता है। जैसे मैंने उस अखबार के लेखक को सलाह दी थी जो एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहता था, मैं आज किसी और को भी यही सलाह देता हूँ। तकनीकी विशेषज्ञता के अपने फायदे हैं तो अपनी कमजोरियां भी हैं। मेरे कुछ दोस्त प्रतिभाशाली हैं,
लेकिन वे अन्य लोगों के साथ प्रभावी ढंग से संवाद नहीं कर सकते और परिणाम स्वरूप उनकी कमाई बहुत कम है। मैं उन्हें सलाह देता हूं कि बस 1 साल बिक्री करना सीखें, भले ही उन्हें कुछ भी न मिले, उनके संवाद कौशल में सुधार होगा और यह अनमोल है। अच्छे शिक्षार्थी, विक्रेता और विपणक होने के अलावा हमें अच्छे शिक्षक और अच्छे छात्र भी होना चाहिए। वास्तव में समृद्ध बनने के लिए हमें देने के साथ साथ प्राप्त करने में भी सक्षम होना चाहिए। आर्थिक या पेशेवर संघर्ष के मामलों में अक्सर देने और प्राप्त करने की कमी होती है। मैं कई लोगों को जानता हूं जो गरीब हैं क्योंकि वे न तो अच्छे छात्र हैं और न ही अच्छे शिक्षक। मेरे दोनों पिता उदार व्यक्ति थे। दोनों ने पहले देने का अभ्यास किया। पढ़ाना उनका देने का एक तरीका था। जितना अधिक उन्होंने दिया, उतना ही अधिक उन्होंने प्राप्त किया। एक प्रमुख अंतर पैसे देने में था। मेरे अमीर पिता ने बहुत पैसा दान में दिया। उन्होंने अपने चर्च, चैरिटी और अपनी फाउंडेशन को पैसा दिया। उन्हें पता था कि पैसे प्राप्त करने के लिए आपको पैसे देने होते हैं। पैसे देना अधिकांश महान धनी परिवारों का रहस्य है। यही कारण है कि रॉकफेलर फाउंडेशन और फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाएं हैं। ये संगठन उनके धन को बढ़ाने के लिए और साथ ही इसे हमेशा के लिए दान देने के लिए बनाए गए हैं। मेरे शिक्षित पिता हमेशा कहते थे, जब मेरे पास कुछ अतिरिक्त पैसा होगा तब मैं दूंगा। समस्या यह थी कि कभी अतिरिक्त पैसा होता ही नहीं था। इसलिए उन्होंने अधिक पैसा खींचने के लिए कड़ी मेहनत की, बजाय कि सबसे महत्वपूर्ण धन के नियम पर ध्यान केंद्रित करें, दो और तुम्हें प्राप्त होगा। इसके बजाय उनका विश्वास था, पहले प्राप्त करो और फिर दो। अंत में मैं दोनों पिता बन गया। मेरा एक हिस्सा एक कठोर पूंजीपति है जिसे पैसे से पैसा बनाने का खेल पसंद है। दूसरा हिस्सा एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार शिक्षक है जो हावे और हावे नॉट्स के बीच बढ़ती खाई से गहराई से चिंतित है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बढ़ती खाई के लिए प्राचीन शैक्षिक प्रणाली को मुख्य रूप से जिम्मेदार मानता हूँ।